हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। हम आज शुरू करेंगे पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज़। अभी सीरीज़ को लेके मैंने इंट्रोडक्शन एक लेक्चर लिया था, आपको याद होगा इसके जस्ट पहले, और आपने नोटिस किया होगा वहाँ पर हमने एक रोड मैप आपके साथ शेयर किया था कि अगर हम नोवाइस यूज़र भी हैं कंप्यूटर को लेके, या हमारा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस अगर जीरो भी है, तो भी इस पूरी सीरीज़ के फिनिश होने के बाद आपका पाइथन लैंग्वेज पर भी स्ट्रॉन्ग कमांड होगा और आप प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलपमेंट भी कर चुके होंगे। मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, क्योंकि हम इस सीरीज़ में जब बेसिक प्रोग्राम्स को शुरू करेंगे बनाना, तो फ्लो चार्ट्स हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। हर प्रॉब्लम के साथ हम कोशिश करेंगे पहले लॉजिक बिल्ड करें, फ्लो चार्ट बनाएं, फिर हम पाइथन का कोड लिखना शुरू करें। तो ये हमारी अप्रोच होगी उस रोड मैप को पूरा कवर करने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो सीरीज़ है ये एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए है। एडवांस टॉपिक्स के लिए हम एक सेपरेट सीरीज़ लॉन्च करेंगे एंड दैट विल बी पाइथन फॉर डेवलपर्स ट्रैक। मतलब हमारे पास एक अलग से सीरीज़ लॉन्च होगी जिसमें आपको डेवलपर्स लेवल के सारे टॉपिक्स, सारे कंटेंट कवर होंगे उनकी प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज़ के साथ में। इस सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट बिगिनर लेवल का ट्रैक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें प्रोसीजरल बेस लैंग्वेज के सारे कंटेंट कवर होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे हम लोग यहाँ पर, और साथ में हम कुछ एडवांस फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं, लेमड़ा फंक्शन, रिड्यूस, मैप, फिल्टर, ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी यहाँ पर कवर करेंगे। और साथ में हम फाइल हैंडलिंग कवर करेंगे, जिससे कि हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर पाएँ। ये मैं बात कर रहा था रोड मैप को लेकर कि बिगिनर सीरीज़ में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारा सबसे पहले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आज इंट्रोडक्शन और पाइथन की बेसिक हिस्ट्री और उसके वर्जन्स को लेके, कि पाइथन के किस वर्जन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट अब कवर होंगे। तो ये एक छोटा सा लेक्चर है, सिंपल सा, जो सारे बेसिक्स कवर करेगा यहाँ पर। तो दोस्तों, पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसमें से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, जो लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग के ज़्यादा क्लोज है, आपके हमारे ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि हम इंग्लिश को हमारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज मानते हैं प्रोग्रामिंग वाले केसेस में। तो इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे हमने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, या हमने कोई भी कोड सिंटेक्स जब किसी लैंग्वेज का लिखते हैं, तो इंग्लिश के वर्ड्स को उनकी वोकेबलरी का यूज़ करके लैंग्वेजेस अपना कोड्स लिखती हैं। इन सारे लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल लैंग्वेज क्यों मानते हैं? क्योंकि इनके जो कोडिंग सिंटेक्स हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, जो वोकेबलरी है, वो यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज से मैच होती है। तो आसानी से हम लोग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं, उनके सिंटेक्स को आसानी से याद कर पाते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज है। जनरल पर्पस लैंग्वेज होने का मीनिंग क्या है आप जानते हैं? कि जनरल पर्पस से मतलब है कि सॉफ्टवेयर फील्ड में, प्रोग्रामिंग फील्ड में आपका जो भी पर्पस हो, जो भी ऑब्जेक्टिव हो, पाइथन के थ्रू आप वो फुलफिल कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि GUI बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाएं, तो पाइथन के साथ ये पॉसिबल है। आप वेब बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाना चाहेंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू पाइथन। आप AI मशीन लर्निंग में काम करना चाहते हैं, तो पाइथन के साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। पाइथन को स्पेशली उन्हीं एरिया में ज़्यादा उसकी डिमांड होती है लैंग्वेज की। आप चाहते हैं कि हम डेटा साइंस के एप्लीकेशंस बना पाएँ, डेटा प्रोसेस कर पाएँ अलग अलग तरीक़ों से, उतना स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी सेट पाइथन आपको प्रोवाइड करती है। तो जब वेब स्क्रैपिंग की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग कॉन्सेप्ट को डेटा फिल्टर करके आपको मतलब डिफरेंट वेबसाइट से भी अगर डेटा फैच करके आपको स्क्रैपिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, ये काम भी हम पाइथन से कर पाएंगे। तो दोस्तों, एम्बेडेड में भी इवन जाना है आपको, तो भी पाइथन के साथ IoT का एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है। IoT एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है पाइथन का। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट्स अपने लिखे हैं यहाँ पर, पाइथन एक बहुत स्ट्रॉन्ग जनरल पर्पस लैंग्वेज है। सबसे बड़ी बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और इंटरेक्टिव भी है। इंटरप्रेटेड है, तो ये पॉइंट मैं भी कवर करूंगा जस्ट बाद में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पाइथन को डेवलप किया था
गाइडो वैन रोजम ने। ये सिंगल मेन डेवलपर थे जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, पाइथन को डेवलप करना स्टार्ट किया था फ्रॉम दिसंबर 1989 से। मतलब दिसंबर 1989 वो पीरियड है जहाँ से पाइथन का एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। और ये उन्होंने किया था CWI, एक लैब है नीदरलैंड की, यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया था। मतलब पाइथन के साथ में इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि पाइथन का जो इनिशिएशन है, जो डेवलपमेंट है, नीदरलैंड में, और वन मेन एफर्ट्स इसके स्टार्टिंग में रहे हैं। बाद में तो चूंकि ओपन सोर्स लाइब्रेरी थी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी सपोर्ट इसके साथ ऐड होते गया, पर जो इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो वन पर्सन का, वैन रोजम का पूरा थॉट है। हालांकि इसके पहले वो एक लैंग्वेज में काम कर रहे थे, इसको हम बोलते थे ABC लैंग्वेज, और एक मॉड्यूलर 3 करके भी लैंग्वेज इसके साथ में, जिसको बोलते हैं कि जो पाइथन के लिए एक सपोर्ट लैंग्वेज के रूप में थी। तो एक ABC लैंग्वेज थी और दूसरी मॉड्यूलर 3। ये दो लैंग्वेज का सपोर्ट इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा है, उनके बेसिक्स को, चूँकि वैन रोजम उन लैंग्वेजेस के साथ भी कनेक्टेड थे, तो उन्होंने पाइथन में भी उसके कई फीचर्स को, कई इंपॉर्टेंट पार्ट को इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर कौन सी दो लैंग्वेज पाइथन के साथ कनेक्टेड थी, पाइथन के लिए बेस के रूप में वो काम करती थी, तो एक ABC लैंग्वेज थी जिस प्रोजेक्ट पर वैन रोजम शुरुआत से काम कर रहे थे काफ़ी समय से, और दूसरी मॉड्यूलर 3 थी जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स और जिनको पाइथन ने आगे एक्सपांड किया, उन कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। तो ये बहुत शॉर्ट इसकी हिस्ट्री है। बाकी आपके पास खूब सारा समय होगा तो आप डिटेल्ड उसकी जाके पढ़ सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि हिस्ट्री वाले पार्ट पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करें, बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम लूँ। अब जो हमने डेफिनेशन पाइथन की देखी थी कि वो जनरल पर्पस है, इंटरैक्टिव है, इंटरप्रेटेड है, तो इसके मायने क्या होते हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट हैं। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से मतलब समझ में आता है आपको कि जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज़ करती है, इसका मीनिंग होता है कि वो प्रोग्राम को, स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। नॉर्मली प्योर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जो भी होंगी वो सब स्क्रिप्टेड होंगी। मतलब जो रूटीन लैंग्वेज होती है, जैसे C++ का नाम सुना होगा आपने, सी का, कोबोल का, जावा का नाम सुना है, तो यहाँ पर कंपाइलर भी अपना रोल प्ले करता है। जैसे जावा को अगर हम देखने जाएं आगे, जो प्लेटफॉर्म या हार्डवेयर बेस्ड जो लैंग्वेज का इंटरेक्शन है, उससे अगर जावा के साथ कंपैरिजन करेंगे तो जावा कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड है। मतलब जावा प्रोग्राम पहले जावा सी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होता है, मतलब एक बार कंपाइल टाइम पे भी एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है, फिर वो एक स्पेशल बाइट कोड जनरेट करता है जिसे फिर जावा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। तो जावा सी कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर वहाँ पर डुअल ट्रांसलेशन वाले कॉन्सेप्ट काम करते हैं। पाइथन में सारा कॉन्सेप्ट रन टाइम पर होता है, दैट इज़ फ्रॉम इंटरप्रेटर। मतलब आपको कंपाइल करने की नीड नहीं होगी। कारण समझ में आ रहा है आपको। पाइथन क्या करती है, पाइथन जब कोड स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करती है तो कंपाइल वाला पार्ट वो खुद ही मैनेज करती है पूरा। मतलब आपको, हमको जब हम पाइथन स्क्रिप्ट को रन करने जाएंगे तो वी ओनली नीड टू इंटरेक्ट विद द इंटरप्रेटर। कंपाइल करने की चिंता आपको, हमको नहीं होगी। तो इंटरप्रेटेड होने का फ़ायदा क्या हुआ, एक लेवल का प्रोग्रामर्स के एफर्ट्स पाइथन ने हटा दिए कि अब आप पहले कंपाइल करोगे, फिर सिंटेक्स वाइज कुछ एरर्स आएंगी, फिर कोड, स्पेसिफिक कोड जनरेट होगा, बाइट कोड जनरेट होगा, उसे फिर आप पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में आप लेके जाओगे एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये सारी चिंता पाइथन ने आपकी ख़त्म कर दी है। पाइथन प्योर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, सीधे सीधे कोड स्क्रिप्ट होगी आपके सामने और आप इंटरप्रेटर के थ्रू उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाइथन के साथ अवेलेबल है। अब हमने बोला पाइथन इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव होने का मतलब समझ में आ रहा है, पाइथन की इंटरेक्टिव शेल आपको अवेलेबल होगी, आप सीधे इंटरप्रेटर से इंटरेक्ट कर पाओगे। मतलब जैसे कमांड प्रॉम्प्ट किसी लैंग्वेज का देखते हैं कि नहीं हम, वैसे पाइथन को हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। और इंटरेक्टिव होने का मतलब ये कि जितने पाइथन के पॉपुलर सिंटेक्स हैं वो सारे हम लोग इंटरेक्टिव शेल में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मतलब एक एक कमांड को जाके आप प्रिंट कर रहे हो तो इंटरेक्टिव, सीधे इंटरेक्टिव कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके प्रिंट कमांड लिख दोगे आप,
पाइथन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे जावा में या C++ में हमको एक सोर्स फाइल बनाना पड़ती है अलग से। आपने नोटिस किया होगा ना, सी के प्रोग्राम बनाएंगे तो .c से आपने सेव किया होगा, आप C++ के प्रोग्राम को .cpp से सेव करते हो। जावा के प्रोग्राम को लिखोगे तो मिनिमम एक उसका सिंटेक्स होता है कि आप प्रॉपर क्लास में और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के साथ जब कोड लिखोगे तब जाके आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट कर पाते हैं। पाइथन के साथ में खासियत क्या है कि मैं सीधे इंटरेक्टिव कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ही कोड चला के देख सकता हूँ, वेरिएबल्स के असाइनमेंट कर पाएंगे, बाकी मैथमेटिक्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जो प्रोग्राम लिखते समय जो फील आप चाहते हो वो फील पाइथन का आपको इंटरेक्टिव शेल के साथ अवेलेबल है पूरा। मतलब ज़रूरी नहीं कि पूरी .py फाइल अलग से बनाओ, वो तो है ही जो बाकी लैंग्वेज करती है वो पाइथन भी आपको सपोर्ट देगी कि आप पूरा कंप्लीट प्रोग्राम फाइल बना लो, .py से उसको सेव कर लो। हम प्रोग्राम अगर नहीं भी बनाते हैं तो भी पाइथन के कमांड्स को, उनके सिंटेक्स को, उनकी लाइब्रेरीज़ को हम पाइथन शेल के साथ में, इंटरेक्टिव शेल के साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इसका पावर है, लैंग्वेज का इंटरेक्टिव होने का मतलब है। इसके बाद हम बात करते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलने से मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि जो ऊप्स के एनकैप्सुलेशन के जो स्ट्रॉन्ग फीचर हैं, हमने क्लास ऑब्जेक्ट करके एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी है C++ में, बैकग्राउंड में कहीं आपने सुनी होगी या जावा के साथ कहीं सुनी होगी। और अगर हमने आज तक नहीं भी सुना है तो भी चिंता की बात नहीं, हम लोग इसी बिगिनर सीरीज़ में ही पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी कवर करेंगे। हम लोग समझेंगे कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या लिमिटेशंस होती है, क्यों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब बात करेंगे तो क्लास ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, बेसिक फीचर्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में हम ऊप्स के सारे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का रोल क्या होगा प्रोग्रामिंग में, बेसिक लेवल पे इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंदर अगर आपने देखा होगा तो ऊप्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से डिज़ाइन करें। तो ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाइथन भी आपको देगी अपने डेवलपमेंट के अंदर, और हम लोग कवर भी करेंगे इस बिगिनर सीरीज़ में इसको। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाइथन जो है उसको माना जाता है कि बिगिनर्स लैंग्वेज है। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, सुना होगा कि मैं खुद भी कई बार ये गाइड करता हूँ कि अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑप्शंस होते हैं तो हम लोग C++ को मानते हैं कि वो बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, क्योंकि वहाँ पर हम छोटे छोटे प्रोग्रामिंग लॉजिक के साथ लैंग्वेज को सीख सकते हो, लॉजिक डेवलपमेंट भी साथ में कर सकते हैं हम। ये हम रूटीन में समझते हैं C और C++ के साथ में। लेकिन दोस्तों पाइथन को भी बिगिनर लैंग्वेज माना जाता है। मतलब वो जो सारे प्रोग्रामिंग लॉजिक, एक एक कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल पे जो हम C से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ओसोप कोडिंग का चैनल इस बात को लेके क्लेम करेगा। इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैं ये कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि हो सकता है पाइथन जब पढ़ाई जाती है तो काफ़ी सारी बेसिक्स वाले जो पार्ट होते हैं वो नॉर्मली स्किप हो जाते हैं। आपने भी सुना, कोई बोल देता है 2 घंटे में हम पाइथन ब्रीफ कर देंगे, या पाइथन इन 10 आवर्स। इतना छोटा भी नहीं है कि हम इसको 2 घंटे या 10 घंटे में इसको ख़त्म कर दें। मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ओसोप कोडिंग के चैनल पर ये जो सीरीज़ आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इस सीरीज़ में हम उस बिगिनर लेवल के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो नॉर्मली टीचिंग में मिसिंग पार्ट होता है, जो नॉर्मली किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी, चाहे वो ऑफलाइन मोड में टीचिंग हो या ऑनलाइन मोड में हो, या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियोस किसी मतलब सेल्फ लर्निंग वाले मोड में अगर सीख रहे हैं तो भी वो सब पार्ट आपका नॉर्मल केसेस में मिसिंग रहता है। वो सारा पार्ट हम इस सीरीज़ में कवर करने जा रहे हैं। मतलब अगर अभी तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि मैं पाइथन में उस लेवल का कॉन्फिडेंस बना पाऊँगा कि नहीं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिगिनर लैंग्वेज तो है ही पाइथन। बोला जाता है कि ये बिगिनर्स की लैंग्वेज है। अगर आपने फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हो तो भी पाइथन को हम आसानी से सीख सकते हैं। नो डाउट C और C++ में जितने एफर्ट्स लगते हैं कोडिंग में, उतने पाइथन में नहीं है। ये कब आसान लगेगी, जब हम
वो जो C++ की जो आत्मा है सीखते समय की, वो अगर हम उन कॉन्सेप्ट को पाइथन लैंग्वेज के साथ अगर इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर कवर करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको बिगिनर लेवल पर वो कॉन्फिडेंस बनेगा। हम पाइथन को यूनिक तरीके से डिलीवर करेंगे जिससे आपका वो कॉन्फिडेंस फुलफिल हो जाए पूरा। तो ये बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज होगी, इसमें सारे फंक्शनल और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट कवर होंगे। कुछ पॉइंट मैं डिटेल्ड में कवर करूँगा आने वाले कुछ लेक्चर्स में, जो कि अभी बात करना इतना लॉजिकल नहीं होगा। अब ये बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ पाइथन का हिस्ट्री और उसके वर्जन्स को लेके। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी कि 1989 दिसंबर में वेन रोजम ने इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। 2 लैंग्वेजेस का सपोर्ट वेन रोजम के साथ था, उन्होंने उस टीम में काम किया हुआ था। फिर उन्होंने इस लैंग्वेज के साथ में स्टैंड अलोन खुद ने काम करना शुरू किया, और 91 में इसका फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज़ आया था पाइथन का। और उस रिलीज़ में बेसिक जितने डेटा टाइप तो सारे कवर हुए थे, क्लासेस विथ इनहेरिटेंस ऑप्शन ये सब कुछ कवर हुआ था, एक्सेप्शन हैंडलिंग, बेसिक फंक्शंस, ये सारे कॉन्सेप्ट 1.0 के साथ आ चुके थे, जो कि हम हमारी सीरीज़ में भी कवर करेंगे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पाइथन के, जो इसमें से कुछ टॉपिक हम लोग डेवलपर स्ट्रैक में ही पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे बेसिक बिगिनर लेवल पर। तो ये वो टॉपिक थे सारे जो पाइथन 1 फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट रिलीज़ आया था इसको 0.9.0 वर्जन का नाम दिया था, फर्स्ट रिलीज़ था। 0 रिलीज़ भी मान सकते हैं इसको, कि पहली बार जब लैंग्वेज ऑफिशियली रिलीज़ हुई तो किन कॉन्सेप्ट के साथ वो स्टार्ट हुई थी, किन कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में आई थी। तो आज अगर नोटिस करेंगे तो 32 ईयर्स भी एक तरीके से हो चुके हैं लैंग्वेज को लॉन्च हुए को, और पिछले एक दशक में लास्ट 10 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा इसने पॉपुलैरिटी गेन की है। तो उसके पीछे के कारण को भी सब आने वाले कुछ लेक्चर में आप समझ जाएंगे जब मैं सारा आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर पाइथन 1.0 जो फर्स्ट वर्जन इसका लॉन्च हुआ विथ सम अमेंडमेंट्स, सम एडिशन, तो इन्होंने फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट ऐड करे, लेम्बडा फंक्शन, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, और बेसिक जो कोर डेटा टाइप तो उन्हें उनमें एनहेंसमेंट इसमें आया था, एडिशन आए थे साथ में। तो 1.0 ने जो पुराने सारे फीचर कवर किए उसको बैक सपोर्ट पूरा दिया, और कुछ नए फीचर्स ऐड करे जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थे, क्योंकि UPS के कई फीचर तो इनिशियल लॉन्चिंग में आ गए थे। ये जो टॉपिक हैं ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग के पार्ट हैं, जहाँ पर हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में UPS के कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये फंक्शनल का पार्ट होता है। मैं अभी बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को सारा। 2.0 में यूनिकोड का इंटीग्रेशन आ गया था, साथ में लिस्ट कॉम्प्रहेंशन आ गया था, गार्बेज कलेक्शन आ गया था, और अगमेंटेड असाइनमेंट्स के कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हो गए थे। तो ये वो सारे टॉपिक्स है जो पाइथन 2.0 के साथ आए थे, और कुछ वर्जन 2.1, 2.2 के साथ आते गए, और इसका एक वर्जन जो था वो 3.0 के जो लेटेस्ट जो लॉन्चिंग थी उसके बाद भी आया था बाद में। तो वो मैं अभी 3.0 को डिस्कस करके आपसे बात करूँगा। फिर 3.0 ने पाइथन में जो बोलते हैं ना रिवॉल्यूशनरी जो चेंज थे, जो क्रांतिकारी जो परिवर्तन थे, वो 3.0 के बाद आए थे, 2008 के बाद। अब ये वो समय था जब पाइथन 3.0 भी आगे बढ़ी, और पाइथन 2 के साथ वाले वर्जन्स भी आगे चले थे। मतलब मार्केट में लंबे समय तक पाइथन 2 भी एग्जिस्ट करी है, और पाइथन 3 जो 1, 2 के बाद 6, 6.5, और जो अभी जो लेटेस्ट 3.11 जो वर्जन है, ये सारे कंटिन्यू रहेंगे। मतलब पाइथन के 3 के बाद वाले वर्जन्स भी काम कर रहे हैं कंटिन्यूएशन के साथ में, और कुछ इसके 2.67 के वर्जन ने भी बाद में कंटिन्यूटी बनाए रखी डेवलपमेंट के अंदर। तो जो कंपनीज़ ने 2.0 के साथ काम शुरू किया था, उन्होंने 2.67 के साथ में एडेड लाइब्रेरी को यूज़ किया वहाँ पर, और 3.0 के बाद के तो चेंजेस ही डिफरेंट है पूरे। जो नई पाइथन जिसको हम बोलते हैं कि 3.0 के बाद जो एडिशन आई लाइब्रेरीज़ के, वो ये पॉपुलर लाइब्रेरी जो डेटा साइंस वगैरह के साथ में बहुत ज़्यादा
पॉपुलर रही, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, इन्होंने पाइथन की जो स्वीकार्यता है वो मार्केट में बढ़ा दी। उसके पहले तक बहुत ज़्यादा बोलते ना कि पाइथन को एक्सेप्ट नहीं करा जाता था कि हर जगह पाइथन यूज़ हो। जो आज इसका मार्केट शेयर है ये 2008-9 में नहीं था, लेकिन इन लाइब्रेरीज़ के आने के बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आए पाइथन की स्वीकार्यता को लेके। पाइथन की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो इसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो ये लाइब्रेरीज़ को मैंने आपके साथ बताया। इसके बाद कुछ मशीन लर्निंग और साइंटिफिक जो APIs हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ इसके बाद। तो ये इन ऑल 3.0 के बाद का डेवलपमेंट था। जब अभी हम बात करेंगे तो अभी करंटली हम 3.11 जो 3.11 जो वर्ज़न है उस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। यहाँ पर लेटेस्ट जो वर्ज़न है पाइथन का, और समय समय पे अलग अलग लाइब्रेरीज एड ऑन होती गई। इसके साथ में एक बहुत छोटी सी स्टोरी कनेक्ट होती है पाइथन नाम को लेके, क्योंकि आपने इसका लोगो देखा होगा तो लोगो में आपको स्नैक दिखते हैं, और लेकिन नाम आपको लग रहा होगा कि पाइथन कैसे लिया। तो जब इस लैंग्वेज पे काम चल रहा था तो वेन रोजम ने इस बात को लेके प्लानिंग की थी कि नाम कोई स्मॉल छोटा सा नाम हो, प्रॉपर नाम हो, कैची हो। और जब उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें, कन्फ्यूज़न था, तो खुद वेन रोजम एक पॉपुलर शो देखते थे रेगुलर में, तो जिसको बोलते थे मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इस शो के कारण, चूँकि ये शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, BBC टेलीविज़न का शो था, और ये 60s-70s में ये शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उस पर बुक्स भी काफ़ी सारी चलती, लिटरेचर काफ़ी था इसका अवेलेबल। तो पाइथन नाम जब रखा वेन रोजम ने, तो वो उस पर्टिकुलर जो नॉवेल है इससे कनेक्टेड, उसको वो रेगुलर उसमें स्टडी में लेते थे। तो उन्होंने फिर इस नाम, जो चूँकि उनका भी फेवरेट था, इस शो को लेके उनकी भी दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उन्होंने यहाँ से पाइथन नाम उठाया था और लैंग्वेज को नाम दिया था पाइथन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि लैंग्वेज का नाम किस बेसिस पे चूज़ हुआ। तो ये सिंपल सी स्टोरी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये एक BBC टेलीविज़न पर एक पॉपुलर TV शो चलता था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इसके बेसिस पर वेन रोजम ने इस लैंग्वेज को नाम दिया था पाइथन। और जब भी इसके डिफरेंट वर्जन्स ने काम करना शुरू किया है, तो अब पाइथन टॉप 3 लैंग्वेजेस में लगातार बनी हुई है। अब पिछले कुछ ईयर्स में अगर आप नोटिस करेंगे, मार्केट ट्रेंड्स को आप स्टडी करेंगे, तो पाइथन टॉप 3 लैंग्वेजेस में लगातार बनी हुई है। मतलब ये इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है अब कि मैंने आपको बताया भी था कि इसमें वेब डेवलपमेंट हो, GUI एप्लीकेशंस बनाना हो, AI मशीन लर्निंग में आपको काम करना हो, डेटा साइंस में आपको काम करना हो, एम्बेडेड सिस्टम्स में आपको काम करना हो, तो इतना वास्ट इसका एरिया है कि लगभग हर तरह के जिस एरिया में भी आप अपना करियर प्लान करेंगे, वहाँ पर पाइथन एज ए सपोर्ट लैंग्वेज आपको मतलब कॉन्फिडेंस देगी। तो ये उतनी स्ट्रांग, उतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। तो मुझे उम्मीद है हम आने वाले समय में इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की, फिर इसके एक्चुअल ट्रैक की लर्निंग हमारी शुरू होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेक्टिव, इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का क्या मीनिंग है पाइथन का, इसकी वर्जन्स की बेसिक हिस्ट्री क्या है, किन वर्जन्स में कौन से मेजर लाइब्रेरी या कंपोनेंट्स ऐड हुए लैंग्वेज के साथ में, और पाइथन नाम कैसे पड़ा लैंग्वेज का, कैसे पाइथन नाम रखा गया। ये उम्मीद है मुझे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपका कुछ सजेशन हो, कॉन्सेप्ट हो स्पेसिफिक, इस बिगिनर सीरीज़ में आपको स्पेशल चाहते हैं ओसोप कोडिंग के साथ, तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ओसोप कोडिंग के चैनल पर आएँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।